हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस लॉ की जो प्रीवियस ईयर की पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2020 की है। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही सॉल्व करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रुप ए की है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन। किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए है सेलमेंट, ऑप्शन नंबर बी है विलियम एंसन, ऑप्शन नंबर सी है पाउंड और ऑप्शन नंबर डी है हॉलैंड। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम एंसन। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स पर्संस के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट चल रहे हैं नंबर 2। अभिक इनवाइट्स श्रीजीत अभिक Avik invite Srijit for his son rice ceremony. For his son rice ceremony, Srijit accepted the invitation. This is called. ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है या इनवॉइस है या नन ऑफ दीज है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राइस सेरेमनी में इनविटेशन दी जा रही है तो एक सोशल इनविटेशन है, तो ना ही ये एग्रीमेंट होगा, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ही ये इनवॉइस होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके, नंबर 3 आ जाते हैं। कैश विड्रॉन थ्रू एटीएम ऑफ अ बैंक। ऑप्शन है नंबर ए एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर बी एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर सी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर डी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कैश विड्रॉन करते हो एटीएम से तो इसमें से कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो यूजफुल होगा? तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइक जब आप बस में चढ़ते हो तो बस कंडक्टर से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक प्लेस पे बैठने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती है। एटीएम से कैश विड्रॉन करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा जहां बिना परमिशन का हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, when counter offer is made the original offer get option number A lapse, option number B valid, option number C renewed, option number D illegal। तो क्या होगा? जो काउंटर ऑफर इज मेड दी ओरिजिनल ऑफर जो हमारा है ना ये लैप्स हो जाएगा, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। समझा देता हूं, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर दे रहा है अपनी बाइक परचेज करने के लिए 50,000 का। सेम ऑफर मिस्टर बी मिस्टर ए को दे रहा है। सेम ऑफर दो पार्टी एक दूसरे को जब देगा इसे हम काउंटर ऑफर देंगे। तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। ओरिजिनल ऑफर यानी जो हमारे द्वारा ऑफर दिया गया है ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। चलिए नंबर 5 आ जाते हैं हम। कंसिडरेशंस मींस इवन द ऑप्शन एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर, रिजेक्ट इट और मेक अनदर ऑफर। तो आप ये समझ लीजिएगा जो ये बताना क्या चाह रहा है। ओके, तो आप ये समझिएगा कंसिडरेशंस मींस क्या होगा। कंसिडरेशन मींस मैं यहां से कट कर दे रहा हूं, ये नहीं होगा। कंसिडरेशंस का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फेवर, ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी समथिंग इन रिटर्न, ऑप्शन नंबर डी डोनेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है, यानी कि अगर मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूं तो इसके बदले में आप मॉनेटरी टर्म्स में प्राइस मनी पे करेंगे। जैसे जिस तरीके से मैं आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप इसके लिए फीस पे करते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? लैटिन वर्ड में हम इसको क्विड प्रो क्यो भी बोलते हैं, यानी कुछ देने के बदले में कुछ लेना। लाइक गुड्स अगर डिलीवर करूंगा या सर्विस डिलीवर करूंगा तो इसके लिए आपके द्वारा प्राइज मनी पे किए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्रिमिनल एक्ट इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ, क्रिमिनल एक्ट किसमें, इनमें से किसमें इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन नंबर ए कोएर्शन, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉड, ऑप्शन नंबर सी अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर डी मिस्टेक्स। तो क्रिमिनल एक्ट जो इन्वॉल्व होता है ये कोएर्शन में होता है। कोएर्शन का मतलब होता है थ्रेट टू कमिट क्राइम, यानी किसी के साथ क्राइम या थ्रेट देकर काम करवाना। क्लियर है? फ्रॉड का मतलब होता है जहां पर आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग से ही गलत होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पर किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। और मिस्टेक्स में दो आता है, यूनिलैटरल आता है, बायलैटरल। यूनिलैटरल वन साइड मिस्टेक होता है, बायलैटरल बोथ साइड मिस्टेक्स होता है। तो क्रिमिनल एक्ट जो इन्वॉल्व होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो कोएर्शन के लिए होता है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंसेस इज कॉल्ड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंसेस इज कॉल्ड, इसे हम एक्चुअल ब्रीच बोलेंगे या एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे या एडवांस ब्रीच बोलेंगे या नन ऑफ दीज होगा। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंसेस के वक्त में जो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच की जाती है इसे हम एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। बोल रहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर, ऑप्शन नंबर ए कोलैटरल, ऑप्शन नंबर बी कोलैटरल एंड सर्टेन, ऑप्शन नंबर सी कोलैटरल एंड अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर डी इलीगल। जो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर्स इवेंट्स के ऊपर। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये कोलैटरल एंड अनसर्टेन हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9 आ जाते हैं। इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गुड्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड, ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होगा? जब फॉल ऑफ हैमर्स हम 3 बार ठक ठक कर देंगे तो हमारा जो ऑक्शन सेल है ये कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाय डिलीवरिंग गुड्स, ऑप्शन नंबर बी है बाय पेइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर सी है बाय द साउंड ऑफ हैमर ऑफ द ऑक्शनर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होगा, जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होगा आप ठक ठक करेंगे, ये ऑप्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं। बोल रहा है अ पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट हैव, क्या है? ऑप्शन नंबर ए एजेंट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ये एन एग्रीमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी मेंटर्स, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट्री। द पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना मस्ट हैव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट हैव एग्रीमेंट होना चाहिए, जरूरी है। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा तो किसी के द्वारा कल को अगर कुछ भी गलतियां या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया जाएगा तो इसके बिहाफ में हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं, डेटर्स क्लेम कर सकता है। अगर पार्टनर्स से बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है तो आप समझ सकते हैं जो कल कुछ भी गलतियां होती है तो मैक्सिमम जो कंपनसेशन आप क्लेम करेंगे वो 100 रुपीज के से ज़्यादा क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो नंबर 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वॉलंटरी डिसोल्यूशन फॉर्म्स कैन बी, अब वॉलंटरी डिसोल्यूशन फॉर्म कैन बी कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी 5 टाइप्स और ऑप्शन नंबर डी 6 टाइप। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन जो फॉर्म का है ना ये आपका 4 टाइप का होगा। तो आप याद रखिएगा क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट में आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन आता है, दूसरा में आपका बाय एग्रीमेंट आता है, तीसरा में नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल आता है और चौथा में आपका ऑन द ओकेशंस ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी आ जाता है। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन जो फॉर्म की है ना ये 4 टाइप्स का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 13। एलएलपी कैम इनटू इफेक्ट ऑन, एलएलपी कब इफेक्ट हुआ था? एलएलपी कब इफेक्ट हुआ था? चलिए एलएलपी कैम इनटू इफेक्ट ऑन, एलएलपी इफेक्ट हुआ था 31 मार्च 2009 में। एलएलपी इफेक्ट हुआ था 31 मार्च 2009 में। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
आते हैं नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट्स। तो कौन सा ऐसा कंटेंट है जो एलएलपी एग्रीमेंट, सॉरी कौन सा ऐसा ये है जो एलएलपी एग्रीमेंट का कंटेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, नेम ऑफ एलएलपी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्टेड बिजनेस। तो नंबर 14 की जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। नेम ऑफ एलएलपी बिल्कुल कंटेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ शेयर करेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट। प्रोजेक्टेड बिजनेस, हाँ होता है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है जहां पर ये लोग पब्लिक से फंड रेज करते हैं। तो ये एलएलपी की जो कंटेंट नहीं माना जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अदे 15, द टर्म ड्रॉई इज एक्सप्लेन विद सेक्शंस। अब देखिए, तो ड्रॉई है ये सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। और बिल टेबल फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन, इस टर्म एज किसके लिए है? ये ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है ये ट्रेड बिल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है टाइम बिल, बी है डिमांड बिल, सी है ट्रेड बिल और डी है इनलैंड बिल। तो हम बोलेंगे जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है किस टर्म्स में है? ट्रेड बिल की टर्म्स में है। 16 हो गया। नंबर 17 आ जाते हैं। शेड्यूल डैश ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 डिस्क्राइब द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी जो पार्टनर्स की है ये किस शेड्यूल्स में बोला गया है? तो 17 का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो याद रखिएगा ये शेड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है। नंबर 18 की तरफ आ जा रहे हैं। एलएलपी आर एडमिनिस्टर्ड बाय, एलएलपी एडमिनिस्ट्रेट होता है आरओसी के द्वारा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के द्वारा, क्योंकि एलएलपी एक हाइब्रिड है जो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को मिला के बनाया गया है। 19 की तरफ आ रहे हैं। बोल रहा है द सेंट्रल काउंसिल The Central Council shall conduct at least dash मीटिंग इन अ ईयर। सेंट्रल काउंसिल कम से कम कितना मीटिंग एक साल में कंडक्ट करेगा? तो याद रखिए कम से कम एक मीटिंग तो कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 ईयर, 1 इन अ ईयर। ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ रहे हैं। बोला इन डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर्स एज कैन नॉट बी लेस देन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो मेंबर है उसका जो एज है नंबर ए 21 ईयर्स, नंबर बी 35 ईयर्स, नंबर सी 45 ईयर्स, नंबर डी 50 ईयर्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कम से कम 35 साल होना जरूरी है। ग्रुप ए जो मार्क्स 1 इस क्वेश्चन में ऑब्टेन करेगा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ग्रुप बी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए ग्रुप बी को सॉल्व करते हैं। ग्रुप बी में आप ये समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स ऑब्टेन करता है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इज अप्लीकेबल टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में गुड फेथ का होना जरूरी है, लॉयल्टी का होना जरूरी है। एक दूसरे का पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है, यानी जो भी काम करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए, तभी जाके पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस करेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है अटमोस्ट गुड फेथ, बी है ब्लाइंड फेथ, सी है इंश्योरेबल इंटरेस्ट और डी है अल्टीमेट ट्रस्ट। तो मैं बोलूंगा अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बोला अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय अ रिटन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन गिवन बाय पार्टनर इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर ए जनरल पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर बी पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन नंबर सी पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो ये याद रखिएगा डिसोल्यूशन के लिए नोटिस देना पड़ता है, ये आपका इन केस ऑफ किस में होगा? पार्टनरशिप एट विल में होगा, पार्टनरशिप एट विल, नथिंग एक रिटर्न एग्रीमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव।
देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर एब्सेंस होगा तो पार्टनर्स को ना ही रिम्यूनरेशन मिलेगा, ना ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो रिसीव एनी, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ऑफ पार्टनर्स? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, ऑप्शन नंबर बी है राइट टू रिटायर, ऑप्शन नंबर सी है राइट टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑप्शन नंबर डी है राइट टू डिसॉल्व। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग करने का तो राइट है ही, रिटायर का भी है, डिसॉल्व का भी है, तो क्या नहीं है? ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट का राइट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 5 आ जाते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिनेटेड पार्टनर शैल बी, यानी जो रजिस्टर्ड पार्टनर है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इंडियन रेसिडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नॉन रेसिडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इंडियन सिटीजन और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। याद रखिएगा, दो में से एक पार्टनर इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, पिछले साल वो इंडिया में 182 डेज रहा हो, यानी कि ये इंडियन रेसिडेंट होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज बाय। ऑप्शन नंबर ए कैंसिलेशन, ऑप्शन नंबर बी रिलीज, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये कैंसिलेशन भी होता है और दूसरा रिलीज भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं नंबर 7 की तरफ। बोल रहा है डेथ ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके लिए क्या सेक्शंस अलॉट किए गए हैं? तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 1R। 8 आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन केस दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज पावर टू रिकॉल इट्स ऑर्डर ऑफ इट्स ऑब्टेन बाय फ्रॉड। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम ने रिकॉल किया ऑर्डर्स को, ये किस केस लॉ के लिए है? तो ये केस लॉ 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन बैंक वर्सेस सत्यम फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर बी है एक्सिस बैंक वर्सेस सत्यम, नंबर सी है लेस्ली वर्सेस सेल और ऑप्शन नंबर डी है नास वर्सेस एवी दास। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नास वर्सेस एवी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, नंबर 9, The objective of CP Act 1986 is right to assured, number B heard, number C seek redressals, number D all of the above। तो याद रखिएगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो ऑब्जेक्टिव है वो एश्योर्ड है, हर्ड है, सिक रिड्रेसल है, ने ऑल ऑफ दी एबव हो जाए, 9 का डी हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ रहे हैं। बोल रहा है सेक्शन 7 CP Act 1956 explain the consumptions of the Dash Consumer Council। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट और ऑप्शन नंबर डी रीजनल। तो नंबर जो 10 है इसकी ऑप्शन नंबर डी होगा, रीजनल होगा, क्योंकि ये जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा कंसल्ट और नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जो सेक्शन 7 में हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रीजनल। नेक्स्ट है नंबर 11, एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू विदाउट फ्री कंसेंट। बिना किसी फ्री कंसेंट का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो ये वॉइडेबल माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वैलिड, बी है वॉइडेबल, ऑप्शन नंबर सी है इलीगल और ऑप्शन नंबर डी है वॉइड। देखिए, फ्री कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग अपन इन द सेम सेंस। इसको हम कंसेंसस एड आइटम भी बोलते हैं, यानी जो पार्टीज हैं उनकी कंसेंट और थिंग्स सेम होना चाहिए, और ये कंसेंट और थिंग्स दोनों लीगल होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री तब नहीं होगा जब कोएर्सन इन्वॉल्व होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होगा, फ्रॉड इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद आप बोल सकते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होगा, मिस्टेक्स इन्वॉल्व होगा। तो इनकी जो कंसेंट है ये फ्री नहीं होगा। नंबर 12 आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट कंसिडरेशन इज नॉट
ट्रू बोल रहा है। याद रखिएगा कंसिडरेशन कब ट्रू नहीं होता है, इट मस्ट बी इल्यूजरी, तो ये इट मस्ट बी नॉट इल्यूजरी होना चाहिए। याद रखिएगा कंसिडरेशन कैन नॉट बी इल्यूजरी, इल्यूजन्स के बेस पे कंसिडरेशन नहीं होता है। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि कुछ गुड्स के बदले में कुछ प्राइज मनी पे किया जाता है, प्रोमीजर के डिजायर के हिसाब से मूवमेंट होता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। चलिए नंबर 13 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी, हाँ ये तो सही है, एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही नहीं। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, लेकिन सॉरी एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, देन ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट नहीं है, एन एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 13 हो गया। नंबर 14 की बात कर लेते हैं। विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए दिया है परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर बी दिया है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर सी दिया है बाय एग्रीमेंट, नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा द मोड ऑफ डिस्चार्ज के लिए परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस भी होगा और एग्रीमेंट भी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। दी कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स। तो कमिट सुसाइड या थ्रेट जो है ये क्वेश्चन के लिए यूजफुल है, यानी अंडर इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना, क्वेश्चन थ्रेट और कमिट क्राइम के लिए है, मिस रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग रिप्रेजेंट करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 16 आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक अंडर इंडियन लॉ, इंडियन लॉ में के अंतर्गत अगर मिस्टेक्स होता है तो ये वैलिड माना जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए नंबर 17। बी एग्री टू पे 6 लाख टू ए इफ ही सिक्योर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस। सिंपल सी बात है, अगर बी पे करेगा 6 लाख टू ए को अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए मेरे ही डैड को अगर मैं बोलता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिस में पापा मेरे को जॉब लगा दो, तो ये लाखों टैलेंट भरा हुआ जो मेरे से भी बेहतरीन है या कई गुना बेहतरीन है, तो उनको जो जॉब मिलनी चाहिए तो वो मेरे को कैसे मिल सकता है पैसे देकर। तो याद रखिएगा ऐसे अगर कुछ भी डील होती है तो ये वॉइड माना जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी वॉइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 18 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूचर इवेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है कोलैटरल इवेंट, ऑप्शन नंबर सी है अनसर्टेन इवेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फ्यूचर इवेंट्स, कोलैटरल इवेंट्स और अनसर्टेन इवेंट्स एंड फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 19 फीचर्स ऑफ बेलमेंट्स क्या है। चलिए फीचर्स ऑफ बेलमेंट्स में डिलीवरी भी आता है, पर्पज भी आता है और ओनरशिप भी आता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 आ जाते हैं राइट ऑफ इंडिमिनिटी होल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए डैमेज इन सूट्स, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ सूट्स। तो इंडिमिनिटी होल्डर्स की जो अधिकार है ये डैमेज इन सूट्स भी है और कॉस्ट ऑफ सूट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ए एंड बी। A teach his parrot to recite an offer and then send his parrot to B. Is this a valid offer? अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए है यस, बी है नो और सी है अननोन और डी है वैलिड। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ये आप समझ लीजिए जो नो होगा, ये वैलिड ऑफर नहीं है। नेक्स्ट है 22 दी अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो राइट ऑफ लियन के लिए जो प्रोवाइडेड किया गया है इसकी जो सेक्शंस आपका होगा ये 47 हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे, सेक्शन 47, 22 का ए, सेक्शन 47।
नेक्स्ट है आपका 23 रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए है डिलीवरी एंड पेमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा, डिलीवरी एंड पेमेंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी और ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी यानी कि ऑल ऑफ दीज। नंबर 24 आ जाते हैं, दी टर्म डैश गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज गिवन इन सेक्शन 6 क्लॉज 2, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए है फ्यूचर, नंबर बी है पास्ट, नंबर सी है कंटिजेंट और नंबर डी है स्पेसिफिक। तो बताइए क्या होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 6 क्लॉज 2 बात करता है कंटिजेंट्स की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 कंडीशन एंड वारंटीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट किसमें आता है? सेल में भी ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंस है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका एक्सपेंसेस है और सॉरी आपका ये एक्सपेंसेस इसको करेक्शन कर लेंगे, ये आपका एक्सप्रेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इम्प्लाइड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 25 का जो होगा या समझ लीजिए या तो ये ए होगा या तो बी होगा, यानी या तो एक्सप्रेस होता है या तो इम्प्लाइड होता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, यानी जो एक्सप्रेस होता है वो रिटेन स्पोकन आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए होता है, इम्प्लाइड कुछ सर्कमस्टेंसेस यानी बाय लॉ के द्वारा होता है। चलिए 26 चलते हैं, बोल रहा है सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ एलएलपी एक्ट से दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट है या न्यू कंसेप्ट है या पार्टनरशिप है या नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा जो एलएलपी है ना ये बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। आ जा रहे हैं 27 की तरफ। अच्छा अब बोल रहे हो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कई इंडिविजुअल्स एक साथ में आके कॉमन पर्पज के लिए काम करते हैं, इसलिए हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, जिनका गोल अचीव करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, कॉर्पोरेट्स को आगे लेके जाना है। 27 एलएलपी हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अपार्ट ऑफ फ्रॉम इट्स फर्स्ट ऑप्शन है स्टेक होल्डर्स, सेकेंड है मेंबर्स, थर्ड है डायरेक्टर्स और फोर्थ है पार्टनर्स। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन पार्टनर्स होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के केसेस में मेंबर्स होता है जिसकी सेपरेट एंटिटी मेंबर्स एंड कंपनी और मेंबर्स की अलग होती है, और एलएलपी के केसेस में जो पार्टनर्स होते हैं और एलएलपी दोनों अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी है। Question number 28 of promissory notes, bills of exchange or check is payable to bearer which is expressed to be so payable. Option number B illegal, option number C invalid और option number D void। तो नंबर 28 का जो ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा expressed to be so payables। नंबर 29 आ जा रहे हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट और ऑन डिमांड इज नोन एज। तो ये क्या हो जाएगा? ऑन डिमांड इज नोन एज। तो साइट और ऑन डिमांड जो होता है ये आपका अप्लीकेबल होता है डिमांड बिल के लिए, ट्रेड अप्लीकेबल होता है ट्रेड बिल के लिए। तो साइट और ऑन डिमांड जो है ये अप्लीकेबल होगा डिमांड बिल के लिए। ओके नंबर 30 सेक्शन 50 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक्सप्लेन डैश एंडोर्समेंट्स। तो 30 का जो है याद रखिएगा सेक्शन 50 बोलता है जो हमारा एक्सप्लेन होगा, सेक्शन 50 जो एक्सप्लेन कर रहा है ये कंडीशनल होनी चाहिए, ये कंडीशनल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए ये जो क्वेश्चन था 2020 का ग्रुप ए और ग्रुप बी का ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके इसी तरीके से हम जितने प्रीवियस ईयर की पेपर हैं और जो आपकी कंसेप्ट है जिसमें आपकी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके।